नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई के लिए 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो है 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। उस पीडीएफ में आपको 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके टोटल 110 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो आपका एग्जाम होगा आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो जो आउटपुट डिवाइस है वो दो तरह के, वो एक है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी यानी कि जो आपका पेपर होता है, जो पेपर पर जो आप प्रिंट निकालते हैं वो पेपर आपका हार्ड कॉपी कहलाता है और वो आपका निकलता है प्रिंटर के माध्यम से। तो आपका प्रिंटर क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और जो पेपर आपने प्रिंट निकाला है उसका आउटपुट आप कहां पर देखते हो, वो देखते हो आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो उस स्क्रीन पर आप उसे केवल देख सकते हो, उसे टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है और जो आपका मॉनिटर है, जो आपकी स्क्रीन है, वो आपकी क्या है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपका प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक इस तरह आपका जो मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो आपका प्रिंटर है और जो प्लॉटर है, ये तीनों के तीनों जो डिवाइस है ये आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं। दूसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ द कमांड इज यूज टू क्लोज ऑल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि पूरी विंडो की किसी एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए हम दो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज या फिर एक्सिट। लेकिन अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड या एक्सेल किसी से बाहर निकलता है तो उस समय तो हम इन दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि पूरे विंडो के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके जो है शटडाउन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो शटडाउन बटन के माध्यम से हम जो हमारे कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रू। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है, कंपनियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, वहां पर हाथों की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है, हेलमेट, गॉगल्स, ग्लोव्स या फिर मास्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्लोव्स। ग्लोव्स का मतलब होता है आपके जो हाथों में पहनने वाले दस्ताने होते हैं उन्हें इंग्लिश में ग्लोव्स कहते हैं। हेलमेट जो आपके सिर की सुरक्षा करते हैं, गॉगल जो चश्मे होते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से आपकी आंखों में कुछ भी कचरा जाने से बचता है। जो आप वेल्डिंग करते समय जो आप चश्मे पहनते हैं उन्हें हम गॉगल्स कहते हैं। इसके अलावा जो मास्क होता है वो गैस मास्क कहता है। आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से भी आप जो मास्क पहनते हैं उसे भी जो हम मास्क बोलते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, द शॉर्टकट की फॉर कॉपी ऑफ द फाइल इज डैश। यानी कि किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो सी माने कॉपी, सी फॉर कॉपी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी जो शॉर्टकट की होती है उसके माध्यम से हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स से हम उस फाइल को जो है कट कर सकते हैं, यानी कि उसको वहां से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और जब आप किसी फाइल को कट या कॉपी कर लेते हो तो आपको उसको पेस्ट भी करना होता है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस वी, जिसके माध्यम से आप उस फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो। पांचवा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई फाइल हम सेव करते हैं तो उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट टाइप फाइल कहते हैं। तो जो आपका एमएस वर्ड होता है वो क्या, वो आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो भी फाइल सेव करते हैं तो उसे हम डॉक्यूमेंटेशन टाइप फाइल कहते हैं। यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है और इसके अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नाम होता है .doc। ठीक है, doc का मतलब वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक्सेल होता है उसके अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं या फिर उसको जो है एक वर्कबुक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर का जो आपका वीएलसी सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जिसमें आप वीडियोस चला सकते हैं, वीडियो प्ले करके देख सकते हो, तो वीएलसी क्या है, एक मीडिया प्लेयर है। इसके अलावा जो आपका पेंट ब्रश है वो आपका एमएस पेंट आप सभी जानते हैं जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हो। छठा प्रश्न है, द डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क एज। यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, यानी कि द्वितीय मेमोरी होती है, उसके अंदर जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस रूप में उसमें जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है और डिजिटल जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी 0 और 1 की
फॉर्म में, जिस लैंग्वेज को आपका जो कंप्यूटर है वो समझता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो है ऑप्शन सी, जीरोस एंड वंस, यानी कि 0 और 1 के रूप में जो डेटा है वो स्टोर होता है। सातवां प्रश्न है स्प्रेडशीट्स आर सेव विद एक्सटेंशन डैश, यानी कि जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, हम एक्सेल के अंदर जो भी फाइल आप सेव करते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो क्या होता है। तो एक्सटेंशन फाइल का जो नाम होता है वो होता है आपका .xls, यानी कि अगर वो जो फाइल है वो 2007 से पुराने एक्सेल के वर्जन में है तो उसका नाम होगा .xls। वहीं अगर 2007 और 2007 से आगे का कोई वर्जन है एक्सेल का तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा .xls और साथ में x और जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल है .doc, मैंने आपको बताया MS वर्ड का जो है फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। आठवां प्रश्न है वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड, जो भी फाइल आप डिलीट कर देते हो अपने कंप्यूटर से वो जो फाइल है वो कहां पर स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल जो चली जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बच गई, क्योंकि वो जो डेटा जो हमने डिलीट किया वो कहीं ना कहीं अभी स्टोर है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इससे हमारे जो कंप्यूटर की वो मेमोरी कम नहीं होती है। जब तक वो जो फाइल है वो रिसाइकल बिन के अंदर रहेगी वह फाइल अपना स्थान घेरे रहेगी, मेमोरी उतनी ही भरी रहेगी जितनी वो थी पहले। ठीक है, तो अगर हम रिसाइकल बिन से भी उस फाइल को हटा देते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो कम हो सकती है, उसको खाली किया जा सकता है। लेकिन अगर हम फाइलों को डिलीट करते रहेंगे और वो रिसाइकल बिन में स्टोर होती रहेंगी तो हमारी मेमोरी पर किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो फाइलें होती हैं वो आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं। नौवां प्रश्न है प्रोडक्शन वर्क डैश ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, यानी कि जब भी कोई स्ट्राइक हो जाती है या फिर कोई लॉकडाउन, जैसे कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है या फिर कोई लॉकआउट हो जाता है तो जो प्रोडक्शन का वर्क होता है कंपनियों के अंदर, जो भी प्रोडक्शन होता है, काम चल रहा होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो काम है वो बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज, पैनिक इंक्रीज, फैटिग या फिर स्टॉप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोडक्शन वर्क स्टॉप, यानी कि जो प्रोडक्शन का काम है वो रुक जाता है ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट। कोई भी स्ट्राइक हो जाती है या फिर कोई भी लॉकआउट हो जाता है तो उससे प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन का काम है कंपनी में वो रुक जाता है। 10वां प्रश्न है कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन वार्तालाप करते हैं तो उसमें हम ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को भेजते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं लोगों के साथ तो क्या होता है, तब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, यानी कि उसको भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसमिशन होता है। 11वां प्रश्न है द कम्युनिकेशन यूज्ड बाय डॉग्स बाय बार्किंग इज डैश, जब भी कम्युनिकेशन होता है डॉग्स के बीच में, कुत्तों के बीच में बातचीत होती है तो वो क्या करते हैं, वो एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ भौंकते हैं। ठीक है, कोई भी कुत्ता आपने देखा होगा सिर्फ भौंकने के अलावा और कुछ नहीं बोलता है, आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि उसने क्या कहा। ठीक है, और दूसरे जो डॉग्स होते हैं उनको भी कभी समझ में नहीं आता है कि उसने कहा क्या है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ साउंड का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ भौंकते हैं और दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो उनकी आवाज सुनकर वहां पर पहुंचते हैं और अपनी आंखों से देख करके जो वहां पर जो भी मैटर होता है उसको समझते हैं। लेकिन जब वो भौंकते हैं एक दूसरे को तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द कम्युनिकेशन यूज्ड बाय डॉग्स बाय बार्किंग इज साउंड, तो वो साउंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो एक दूसरे से जो है बात कर सकते हैं। और जब डॉग भौंकते हैं तो वो आपसे भी कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जब डॉग भौंकते हैं तो आपको पता चलता है कि गली में कोई आया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि गली में कोई है, या फिर कोई भी डॉग दूर से आपको भौंक रहा है तो आपको लगता है कि वो आपको काटने वाला है, तो आप जो उससे अलर्ट हो जाते हैं। तो क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, किससे, साउंड का। 12वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो लिखित संचार होता है इनमें से कौन सा है। स्पीच में ऐसा नहीं होता। स्पीच जब भी आप स्टेज पर कोई जाकर के स्पीच देता है तो वो लिखित संचार नहीं करता, वो वार्तालाप करता, वो मौखिक संचार, वो मुंह से अपने शब्दों को जो है भेज रहा होता है पब्लिक की तरफ। दूसरा है डिस्कशन, डिस्कशन में भी हम जो बोलते हैं लिखित संचार नहीं है। तीसरा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में भी हम जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं अपने, ठीक है, और लोगों को दिखाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें विजुअल भी है और ऑडियो भी है, लेकिन उसमें लिखित नहीं है। ठीक है, अगला है डी रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है, आपने रिपोर्ट तैयार की और किसी विभाग को भेजी या फिर किसी और को भी कुछ भेज दिया लिख करके। ठीक है,
तो क्या हुआ, आपने लिख करके उसको भेज दिया डाकिया के माध्यम से। सामने वाला जब उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो आपकी बात सामने वाले के तक पहुंच गई। तो ये क्या है, ये एक लिखित संचार है। तो रिपोर्ट क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, लिखित संचार का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है व्हाट डज दिस एसएमएस मीन, यानी कि ये है जो एसएमएस लिखा हुआ है RUDE क्वेश्चन मार्क CU2 नाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम एसएमएस लिखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं, तो वहां पर इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो चैप्टर है, इसमें जो आपके कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड आते हैं कि सोशल मीडिया पर हम किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रख सकें। तो RUDE का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है R का मतलब होगा आर यू दे, DE का मतलब आर यू देयर, ठीक है। उसके बाद है CU2 नाइट, ठीक है, CU2 नाइट, तो इसका बन गया आर यू देयर CU2 नाइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं आर यू देयर CU2 नाइट। अगला प्रश्न है which are among the following should not include in your job resume। जब भी आप जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए रिज्यूम भेजते हैं अपना खुद का, तो उस रिज्यूम में दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शामिल नहीं होनी चाहिए। तो पहला यूर नेम, आपका नाम उसके अंदर जरूर होना चाहिए। दूसरा यूर ईटिंग हैबिट, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट है, जो भी आप खाते हैं, तो वो सब खाने पीने की से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको रिज्यूम के अंदर नहीं लिखनी चाहिए कि आपको क्या खाना पसंद है और क्या क्या आप खा सकते हैं, ठीक है। तो यूर ईटिंग हैबिट, इस तरह की बातें हमें रिज्यूम में नहीं लिखनी चाहिए। आपका एड्रेस लिखना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन भी लिखनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर। तो ASAP का क्या मतलब होता है एसएमएस या फिर सोशल मीडिया जो है लैंग्वेज के अंदर। तो ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। और यह जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो है कम से कम 4 या 5 बार जो है अब तक एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी, और आपके जो है जो आपके मंथली टेस्ट हुए हैं उनमें भी ये जो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने में जो है ज्यादा समय लगेगा, यानी कि एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाला जो है एक लक्ष्य है, ठीक है। पहला है स्टडी फॉर द एग्जाम, तो एग्जाम के लिए पढ़ना कोई लॉन्ग टर्म का लक्ष्य नहीं है, ठीक, क्योंकि एग्जाम का एक लिमिटेड टाइम है कि 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। दूसरा है बिकम ए मैनेजर इन ए बिग कंपनी, यानी किसी बड़ी कंपनी में अगर आपको मैनेजर बनना है तो इसमें जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई आपको जो है मैनेजर की जॉब नहीं देगा। अगर हाँ, अगर आपने MBA किया, आपके अंदर क्वालिटी है, स्किल है, तो शायद आप मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना है, 12वीं करनी पड़ेगी, उसके बाद BBA MBA, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज से निकलना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है किसी कंपनी में मैनेजर बन पाओगे। ऑप्शन सी है कंप्लीट ए गिवन होमवर्क। तो होमवर्क करने का तो जो है बहुत सी कम टाइम है, क्योंकि आज आपको होमवर्क मिला और कल आपने जो स्कूल में जाकर के उसको चेक करवा लिया। अगला है कंप्लीट द डिप्लोमा कोर्स सक्सेसफुल, तो ये भी जो आपको मैक्सिमम 1 साल में हो जाता है। तो इनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है वो है बिकम ए मैनेजर इन ए बिग कंपनी, किसी बड़ी कंपनी में आपको मैनेजर बनना है। तो ये एक आपका बिग यानी कि लंबे समय चलने वाला लक्ष्य है। अगला प्रश्न है वर्ड्स दैट शोज द एक्शन आर कॉल्ड एज, यानी कि जो शब्द, ठीक है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक्शन का मतलब होता है कि क्या काम किया गया, ठीक है, क्या काम, आप एक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या एक्शन लिया, आपने किसी को मारा, खाया, पिया, उठे बैठे, आपने एक्शन क्या किया है, ठीक है। तो जो वर्ड किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि क्या क्रिया हुई है, उन्हें क्या कहते हैं। तो क्रिया का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, जो आपकी वर्ब होती है उन्हें हम जो है एक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, जैसे गो मीन जाना, गो वेंट गोन, ठीक है, तो गो का मतलब है जाना, ईट मैंने खाना, खाना पीना, रोना सोना, ये सब क्या है, आपकी वर्ब होती है। आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब क्या आपकी एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, आप कुछ ना कुछ एक्शन उसके अंदर करते हैं। अगला प्रश्न है विच वन इज ऑर्डिनल नंबर, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है कि ऑर्डर में आने वाला नंबर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रमवाचक नंबर, क्रम में आने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 20, 12 और 7th। तो इनमें से अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग आपको दिख रहा है 7th, क्योंकि इसमें 7 लिखा हुआ और उसके लास्ट में TH लिखा हुआ, यानी कि वो 7वें नंबर पर है, उसका जो क्रम है वो 7वां है, ठीक है। तो जिस शब्द के लास्ट में आपको TH देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका ऑर्डिनल नंबर होता है। इसके अलावा अगर आपको सिंपल नंबर दिखाई दे कुछ इस तरह, जैसे कि 2, 20 यानी कि 20, 12 यानी कि 12, इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। इनको आप याद भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके जो आप पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से जो आप उस पर अंक लिखे होते हैं,
तो वो क्या है, वो कार्ड यानी कि कार्डिनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि उस पर टू लिखा होता है, लेकिन कभी भी किसी भी पत्ते पर 7 तो लिखा होता है, लेकिन साथ में TS सेवंथ नहीं लिखा होता। किसी भी पत्ते पर, किसी भी कार्ड पर 7th नहीं लिखा होता, क्योंकि वो क्या, वो कार्ड है और उन पर कार्डिनल नंबर लिखे होते हैं, इसलिए हम उन्हें जो है कार्ड बोलते हैं, क्योंकि उन पर जो नंबर है वो कार्डिनल क्रम में होते हैं, ठीक है। तो जो आपका 2 है, 20 और 12 है, ये क्या है, कार्डिनल नंबर है, और जो आपका 7th है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। 19वां प्रश्न है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फोन आता है, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है सेंड एप्लीकेशन लेटर, तो एप्लीकेशन लेटर तो आप पहले ही भेज चुके हैं, इसलिए तो आपको कॉल आया है। ऑप्शन बी प्रिपेयर द रिज्यूम, तो वो भी आप पहले ही भेज चुके हैं, क्योंकि तभी तो आपको जो कॉल आया है, ठीक है। तीसरा है ऑप्शन सी अपीयर एट इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में जो है उपस्थित होना, पहुंचना है, तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉल आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा यही हो सकता है कि हमें इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, इंटरव्यू के लिए तैयार होंगे, अपीयर एट इंटरव्यू। 20वां प्रश्न है द वर्टिकल लाइंस इन एन एक्सेल सीट आर नोन एज, यानी कि जब भी हम MS एक्सेल के अंदर किसी वर्कशीट में काम करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर क्या होता है, वहां पर रो होती हैं और कॉलम होती हैं, और वो दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, सेल्स बनाती हैं। तो जो आपकी वर्टिकल लाइनें होती हैं, यानी कि जो सीधी खड़ी लाइनें होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कोई भी पिलर, ठीक है, जो कि सीधा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल जो लाइन यानी कि जो सीधी लाइनें होती है वो आती है आपकी कॉलम, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि टेढ़ी लाइनें होती हैं, जो आपकी टेढ़ी लाइनें होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उनको, तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है आपकी रो, जिन्हें हम जो MS एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो वर्टिकल लाइन उन्हें हम कॉलम बोलते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें हम रो बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।